नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी विद महिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अंकित आपके सामने आदिकाल के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, जो गत वर्ष किसी न किसी परीक्षा में, जैसे कि आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या यूजीसी नेट या डीएसएसबी या यूपी पीजीटी या टीजीटी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं प्रश्नों या फिर प्रश्न आए हुए हैं। उन प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाए। हमें प्रश्न हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा एनालिटिक। ठीक है, एनालिटिक जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें लंबी लंबी पंक्तियाँ या कथन देकर पूछा जाता है। हमें उस प्रश्नों में हमारी समझ का स्तर चेक किया जाता है कि आपको उस विषय के अंदर समझ कितनी है। और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सीधे किसी एक पंक्ति में या किसी वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रश्न के ऊपर अंडरलाइन करना ज़रूरी है। जब हम अंडरलाइन करते हैं तब हमारा फोकस जो है वो प्रश्न से के ऊपर होता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस नज़दीक आंसर की ओर नज़दीकी उत्तर की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि देखें कि हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है। एक बात मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों में ये जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों का संकलन इस प्रकार से किया गया है कि इन प्रश्नों में ये पिछले वर्ष किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ये बात तो अलग है, बट इन प्रश्नों में इनकी व्याख्या के साथ साथ इनमें वो पॉइंट भी सम्मिलित किए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं या किसी न किसी परीक्षा में देखे जा सकते हैं। और आप चाहे तो इन प्रश्नों के माध्यम से किसी एक निश्चित टॉपिक पर छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, तो जिसके कारण आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे। और आप, मुझे जहाँ तक विश्वास है, आप अगर इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं या फिर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और कुछ छोटा छोटा नोट्स बनाते हैं तो आपके प्रश्न बहुत ही कम गलत होंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और उन प्रश्नों की व्याख्या के साथ साथ आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद है आप मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रश्न एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो चारों कथन विकल्प जो दे रखे हैं उनका आंसर क्या है। जैसे कि मृगावती जो है ये 1501 में कुतुम्बन की रचना है। ठीक है, मधुमालती मंजन की रचना है जो 1545 में रचित है। वहीं पद्मावत जो है वो सूफी कवि जायसी द्वारा 1540 में रचित है। और अंत में जो ऑप्शन बाकी है वो पदावली है। यह रचना विद्यापति की है। तो ये तीनों जो रचना है वो सूफी रचना है। और सूफी रचनाओं की एक विशेषता होती है कि सूफी रचनाएं वे रचनाएं जिसमें राजशाही घराने थे उनकी कथाओं को लेकर इन्होंने, सूफियों ने अपने काव्य को लिखा है। ठीक है, तो ये जो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवट के साथ साथ मैथिली भाषा में भी रचना की है। तो इस प्रश्न का उत्तर है पदावली। ठीक है, पदावली है। इस पदावली विद्यापति की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि इसी रचना के कारण विद्यापति पर आक्षेप लगे कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि है या भक्त कवि है। श्रृंगारिक कवि है या भक्त कवि। ठीक है, तो देखिए, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। विद्यापति ने मैथिली में की, इसकी रचना विद्यापति ने मैथिली में की। और इसके ऊपर एक सबसे छायावादी कवि निराला ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। जो इस प्रकार है, निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को देखकर इन्हें नागिन की लहर कहा है। तो ये आपके सामने एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सा छायावादी कवि है जिन्होंने विद्यापति के पदों को नागिन की लहर कहा है। ठीक है, तो ये देखिए, मृगावती कुतुम्बन की है, पद्मावत जायसी की है और मधुमालती मंजन की है। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा प्रश्न जो हमारे सामने है, बिसल रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि बिसल रासो में नायक और जो नायिका है, नायिका और नायक जो है
वो कौन कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर है राजमती। जैसे कि आपको पता है पद्मावती की रचना जायसी ने की थी, जो 1540 में की गई थी, जिसमें रतन सेन, इसके नायक रतन सेन और नागमती और पद्मावती है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो है यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बिसल देव रासो की रचना नरपति नल्ला ने की रचना है। ये एक वीर गीत काव्य है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि बिसल देव रासो की रचना किसने की और ये कैसा काव्य है, श्रृंगारिक काव्य है या वीर काव्य है या नायिकावेद काव्य है। तो ये एक वीर गीत काव्य है। ठीक है, ये 4 भागों में विभाजित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, प्रथम खंड में राजमती एवं बिसल देव का विवाह दर्शाया गया है। ठीक है, द्वितीय खंड में बिसल देव का राजमती से रूट कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना। ठीक है, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन और चतुर्थ में बिसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा दर्शाई गई है। तो पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावती की पात्र है, पद्मावत पात्र। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, चर्यापद की रचना किसने की? चर्यापद की रचना शहबरपा ने की थी, शहबरपा ने रची की। तो अब यहाँ से एक और प्रश्न उठता है कि दोहा कोश की रचना किसने की? तो जो दोहा कोश की रचना है वो सहरपा ने की थी। तो ये एक प्रश्न और भी उठता है कि सहरपा को प्रथम कवि किसने माना? तो सहरपा को प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने माना। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आप जब प्रश्नों को पढ़ते हैं तो प्रश्नों को उत्तर तक पहुंचना ही हमारा अंतिम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उनमें जो विकल्प दे रखे हैं उनके बारे में भी अगर हमें जब पता है तब हम अपने सब्जेक्ट पर एक अच्छी पकड़ के साथ साथ हम उस परीक्षा में या आगामी परीक्षाओं में हम बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो देखिए चर्यापद के रचयिता शहबरपा है और चर्यापद एक प्रकार का गीत है। तो पूछा जा सकता है कि चर्यापद क्या है? तो चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ठीक है, चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकोण में लिखी गई है। तो पूछा जा सकता है कि चर्यापद की भाषा क्या है? तो संध्या भाषा के दृष्टिकूटों में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। ठीक है, जिनके दोहरे होते हैं, और जबकि दोहा कोश की रचना सहरपा ने की। ठीक है, अब हम चौथे सवाल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस संबंध के हम देखते हैं कि इस प्रश्न इस प्रकार है कि इस संबंध के अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो ये कथन पृथ्वीराज रासो के संबंध में किस आलोचक का है? किस आलोचक का क्वेश्चन है? ठीक है, तो ये आलोचक को से संबंधित जो प्रश्न है उन्हें सबसे पहले तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आलोचकों से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ARS और हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें हम HPD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने जो लिखा, डॉक्टर नगेंद्र जो है उनसे संबंधित नगेंद्र से संबंधित पूछे जाते हैं। ठीक, ये और एक बच्चन सिंह। तो जहाँ कहीं भी आपको इन चारों आलोचकों के कथन दिखे वहाँ आपको अंडरलाइन करके उन्हें एक अलग नोट्स बनाने या फिर आपको अच्छे से कहीं एक जगह सेव करने, जिससे आप प्रश्नों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो आलोचकों के जो कथन आते हैं उनको हम सही कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, अब देखते हैं हम पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, तो इसको सर्वप्रथम जो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ, या आप कह सकते हैं कि इस जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उस पर अस्तित्व पर सबसे पहले प्रश्न उठाने वाले जो थे वो डॉक्टर वूलर थे। डॉक्टर वूलर ने 1875 में कश्मीर कवि जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय जो रचना थी उसको आधार बनाकर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया। ठीक है, तो आपके सामने एक और प्रश्न ये बन सकता है कि पृथ्वीराज रासो पर सर्वप्रथम अप्रमाणित घोषित करने का जो प्रश्न चिन्ह किसने लगाया? तो डॉक्टर वूलर ने लगाया। कब लगाया? 1875 में। ठीक है, तो कौन सी रचना के आधार पर? तो पृथ्वीराज विजय के आधार पर। तो वापस आप दोहराएंगे, डॉक्टर वूलर ने 1875 में कौन सी रचना? पृथ्वीराज विजय। तो एक प्रश्न और उठता है कि पृथ्वीराज विजय में कितने सर्ग हैं? तो 12 सर्ग हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि अप्रमाणित मानने वाले, प्रमाणित मानने वाले और अर्ध प्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन कौन से। अगर
इस प्रकार जब पृथ्वीराज रासों के प्रमाणित, अप्रमाणित और अर्ध प्रमाणित पर जब प्रश्न उठता है या फिर किसी परीक्षा में पूछा जाता है तो या तो सबसे महत्वपूर्ण आलोचक है उसका ही नाम दिया जाएगा, या फिर अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक या दो अन्य आलोचकों के साथ नाम के साथ वो प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप एक या दो याद रख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले डॉक्टर वूलर, ठीक है, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल दास जी है। इन्होंने इनको अप्रमाणित माना है। वहीं प्रमाणित मानने वाले में श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ये जो है इन्होंने प्रमाणित माना। और अर्ध प्रमाणित, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्ध प्रमाणित में जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों पर एक टिप्पणी की है कि इसकी रचना सुख सुखी संवाद में हुई है। इसी प्रकार सुनीति कुमार चटर्जी और दशरथ शर्मा इन्होंने अर्ध प्रमाणित माना है, ठीक है। तो पांचवा प्रश्न इस प्रकार है कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में? तो ये ग्रंथ, ये बिसलदेव रासों के संदर्भ में, बिसलदेव रासों के संदर्भ में। तो जो हमने पिछला जो प्रश्न किया है बिसलदेव रासों में, तो हम वापस इस बार इसका रिवीजन करते हैं। जैसे कि बिसलदेव रासों में कौन कौन नायक है? तो नायक है राजमती, नायिका है राजमती, और नायक है बिसलदेव। बिसलदेव ये 4 खंडों में विभाजित है, ठीक है, जिसमें जो 4 खंड इस प्रकार के नायक राजमती और बिसलदेव का विवाह, बिसलदेव का रूठ कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना, फिर राजमती का रूठ कर अपने पिता के घर जाना और बिसलदेव का उन्हें वापस मनाना। ये जो प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया है, ठीक है, बिसलदेव के संदर्भ में की गई है। अब आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? आदिकाल को चारण काल, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? चारण काल, और दूसरा साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है, ठीक है, तो राम कुमार वर्मा। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो सवाल है UKPSC लेक्चर 2020 में पूछा गया है। तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। तो देखिए ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। तो आप जब हम हिंदी साहित्य की शुरुआत करते हैं तो आदिकाल, भक्तिकाल, फिर रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, तो उसके पहले जब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जब शुरुआत हुई तो उस शुरुआत के क्रम में कौन कौन से ग्रंथ हैं जो लिखे गए, वो भी उनके बारे में भी हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे कि गारसा दत्तासी ने सबसे पहले शुरुआत की थी, उसके बाद गिरियसन है, फिर शिव सिंह सेगर है, शिव सिंह जिन्होंने शिव सिंह सरोज ऐसी नाम से कोई रचना लिखी, और फिर सबसे आधारभूत स्तंभ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये रचनाएं जो है वो आदिकाल का आलोचनात्मक इतिहास 1938, इसमें इन्होंने आदिकाल को संधि एवं चारण काल का है, ठीक है। और डॉक्टर मोहन अवस्थी जिन्होंने आदिकाल को आधार काल, ठीक है। और शिव सिंह सेगर ने जो रचना लिखी शिव सिंह सरोज 1883 नामक इतिहास ग्रंथ के लिए। तो इस प्रकार देखिए आपके पास 3 सवाल उपस्थित है, पहला तो ये, ठीक है, दूसरा ये और तीसरा ये, और एक चौथा ये भी है, ठीक है। ये 4 सवाल इसी एक प्रश्न के माध्यम से आपके 4 सवाल कवर है, ठीक है। तो अब आदिकाल के नामकरण के संदर्भ में हम देखा जाए तो ये देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, नाम प्रयुक्त चारण काल डॉक्टर गिरियसन आरंभिक काल का, डॉक्टर गिरियसन ने आरंभिक काल का है, और वहीं मिश्र बंधु ने बीज पवन काल, सॉरी नाम प्रयुक्त चारण काल डॉक्टर गिरियसन ने कहा है, और मिश्र बंधुओं ने इन्हें आरंभिक काल का है, ठीक है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज पवन काल, चारण काल गिरियसन ने, ठीक है, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, ठीक, बीज पवन काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन।
तो ये भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के माध्यम से कम आपके 6 सवाल ऐसे हैं जो बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नामकरण से संबंधित, आदिकाल के नामकरण से संबंधित है। शिव सिंह सेगर ने किस पुस्तक की रचना की, कब की, ये हो सकता है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कब का, आदिकाल को क्या कहा, तो आधार काल का, ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल का किस पुस्तक में कहा, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। सन कौन सा है, 1938, ठीक है। अब देखते हैं हम 7वां प्रश्न इस प्रकार है कि अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है। तो अमीर खुसरो का संबंध किस काल से है, तो हमें पता होना चाहिए आदिकाल से संबंधित है। तो अब ये है कि अमीर खुसरो को रामचंद्र शुक्ल, अब इससे एक सवाल मैं आपको और बताना चाहूँगा कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में आदिकाल में अमीर खुसरो को किस जगह स्थान दिया है। इसी प्रकार विद्यापति को किस अपनी पुस्तक में कहाँ स्थान दिया आदिकाल में, तो इन दोनों को इन्होंने फुटकल रचनाओं में स्थान दिया, फुटकल रचनाओं में, ठीक है। तो देखिए हम अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो का जो जन्म है 1253 में हुआ और इनकी मृत्यु 1325, अर्थात ऐसे कहा जा सकता है कि अमीर खुसरो का समय 1253 से 1325 तक माना जाता है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो अमीर खुसरो का हमें नाम याद रखना है अबुल हसन, ठीक है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था, तो निजामुद्दीन औलिया। तो सबसे पहले खड़ी बोली का जो प्रयोग किया वो अमीर खुसरो ने किया था। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। इन्हें खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है, ठीक है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा, ठीक है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो ये भी प्रश्न एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, ठीक है। आगे बढ़ते। काम और 8वां प्रश्न इस प्रकार है कि काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में था। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तो सबसे पहले हम एक बात ध्यान रखते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अब हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास लिखा 1986 में। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास उन्होंने 1986 में लिखा, ठीक है। तो प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, सॉरी मैंने पुस्तक का नाम गलत बोला है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक में उद्धृत किया है। और विद्यापति के संदर्भ में जो विद्वानों के कथन है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल का कथन सबसे प्रमुख है, वो है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन विद्यापति के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो कहा गया है वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सी परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। शुक्ल श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि का है, वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि का है। तो देखिए यहाँ से आपके 3 से 4 पॉइंट मिल सकते हैं कि आलोचक ने किस प्रकार आलोचना की है, ये इस प्रकार, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, ठीक है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जातीय कवि किसने कहा, तो बच्चन सिंह ने कहा, ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश के दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ, तो इसका आंसर है जौनदुई, ठीक है। हेमचंद्र की 5 से 6 प्रकार की रचनाएं, ठीक है। हेमचंद्र की बहुत सी रचनाएं, जैसे कि एक सबसे प्रमुख है शब्दानुशासन, ठीक है। तो अपभ्रंश के दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जौनदुई ने किया। इनकी 2 प्रमुख रचनाएं प्रसिद्ध है, परमात्मा प्रकाश और योगसार। जौनदुई की 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, परमात्मा प्रकाश और योगसार, ठीक है। दोनों रचना 6ठी सदी में धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई। हेमचंद्र ने अपने समय के प्रसिद्ध जैनाचार्य थे, ठीक है। इन्हें हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। और इनकी एक प्रमुख रचना है शब्दानुशासन। इनकी एक सिद्ध
कवि हेमचंद्र शब्दानुशासन नाम से, ये इसका पूरा नाम कवि हेमचंद्र है। ठीक है। ढोला मारूरा दुहा के पिता का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका नाम राजा नल। ठीक है, ढोला मारूरा दुहा के पिता का नाम राजा नल है। यह 11वीं सदी की रचना है। इसकी रचनाकार कवि कल्लोल है। ठीक है, ये मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं सदी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी। ठीक है, इसमें राजकुमार ढोला और जो राजकुमारी है मारू, ठीक है, राजकुमारी मारवणी की प्रेम कथा आदि को आधार बनाया गया। ठीक है, ये एक प्रचलित प्रेम कथा है। इसी प्रकार हम 11वां प्रश्न देखते हैं कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, तो यह मान्यता डॉक्टर पीतम्बर दत्त बर्थवाल की है, क्योंकि इन्होंने ही गोरख बानी नामक पुस्तक का संपादन किया, जिसमें लगभग इन्होंने 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ जी को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। ठीक है, ये देखिए। इसी प्रकार 12वां सवाल, गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? ये प्रश्न जो है आरपीएससी द्वारा राजस्थान कॉलेज परीक्षा 2014 में पूछा गया है, जिसको राहुल वेल, ठीक है, राहुल वेल एक गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। ये एक हिंदी की प्राचीनतम कृति है, राहुल वेल। ठीक है, इसमें नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ जो है वो इसी रचना से माना गया है। अर्थात मतलब नक्सिक वर्णन जो है, जिसकी शुरुआत हम मानते हैं, जिसका महत्वपूर्ण आधार हमें रीतिकाल में देखा जा सकता है, जिसकी विस्तृत व्याख्या हम रीतिकाल के अंदर देखते हैं, उसकी शुरुआत 10वीं सदी में राहुल वेल की जो कृति है उस पर देखा जा सकता है, ये नक्सिक वर्णन। ठीक है, इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि राहुल वेल में कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? तो 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। ठीक है, और इसकी जो रचना है वो कवि रोड़ा ने की थी। ये एक शिलांकृत कृति है, अर्थात ये एक पत्थर पर अलंकृत की गई है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है, जो पहली गद्य रचना मानी जाती है। ठीक है, इसी पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है, जो दामोदर शर्मा का 12वीं सदी के आसपास लिखा गया। और परमात्मा प्रकाश, जैसा कि हम ऊपर देखे आए, जौनदुई की रचना। ठीक है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये शायद मिसप्रिंटिंग के कारण, स्पेस ना देने के कारण बराबर शायद बिगड़ गया है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर ही डायरेक्ट देख लेते हैं। ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इनके बारे में लगभग ये रचना याद ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन रचनाओं को याद करते हैं तो ये किसी न किसी परीक्षा में आपको इन रचनाओं का रिपीटेड या फिर सुमेलित संबंधित या फिर असंगत मिलान देके आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना संगत है और कौन सी असंगत है। ठीक है, तो बिसल देव रासो की रचना नरपति ने की, खलीक बारी अमीर खुसरो ने, भरतवेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, जिसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने पहली रचना मानी, पहला कवि माना, शालिभद्र सूरी को पहला कवि। विद्यापति की कीर्ति लता, जिनकी अन्य रचनाएं दुर्गा भक्त तरंगिणी है और कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, पदावली है, गंग वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, ये अन्य विद्यापति की रचना है। और दोहा कोश की रचना शहरपा ने की थी। ठीक है, तो वहीं चर्यापद की रचना शबरपा ने की थी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बोला था कि इनसे संबंधित असंगत प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो अब हमने ऊपर देखा कि भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी के, तो ये सही है। ठीक है, रेवंत गिरिरास विजय चंदन आशुक की है। ठीक है, तो स्थूलभद्र रास जो है, ये स्थूलभद्र रास जो जिन्ददत्त सूरी की, ये रचना इनकी नहीं, ये जिन्न धर्म सूरी की है। ये धर्म सूरी, दत्त सूरी की नहीं, धर्म। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके अनुसार आप इनको याद कर सकते हैं। रेवंत किसने जीता? विजय ने। ठीक है, रेवंत किसने जीता? विजय ने। ठीक है, स्थूल कौन है? धर्म क्या है? स्थूल है। स्थूल क्या है? धर्म। ठीक है, धर्म है।
अब देखो यहाँ पे देखो, रेवंत किसने जीता? विजय ने। स्थूल क्या है? धर्म है, ठीक है। और उपदेश कौन दे सकता है? दाता। उपदेश कौन देता है? दाता। दाता जो होते हैं वो उपदेश देते हैं। तो देखिए, उपदेश रसायन राज जिन्न दत्त सूरी। चंदन कौन लगाता है? आसगु लगाता है। चंदन वाला राज आसु कवि। स्थूल कौन है? धर्म, तो जिन धर्म सूरी। रेवंत किसने जीता? विजय ने, तो विजय सेन सूरी, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली राज, तो शालिभद्र सूरी। क्योंकि ये नाम ही थोड़ा अटपटा है, तो इसके अनुसार इसका जो कवि का नाम है वो भी शालिभद्र सूरी। उसमें थोड़ा ये कंठ जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो इस भरतेश्वर बाहुबली राज, तो जैसे कि शालिभद्र सूरी, ठीक है। रणमल चंद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल चंद का रचयिता कौन है? ये प्रश्न देखिए, NVS PGT राजस्थान कॉलेज भर्ती परीक्षा 2014 में, UPPSC डिग्री कॉलेज 2013 में। इसका मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रणमल चंद की रचना श्रीधर ने की, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की, ठीक है। और जोइंदु परमात्मा प्रकाश, ठीक है। और इनकी एक और रचना है योगसार, जो पहले आगे प्रश्न में देखी जा सकती है, ठीक है। मधुकर कवि की है जस मयंक जस चंद्रिका, ठीक है। ये मधुकर कवि की रचना है, ठीक है। अब देखो आगे देखिए, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। हाँ, एक बात ये कि ये जो प्रश्न की जो PDF है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जो मैंने अपने इस YouTube वीडियो के लिंक में, बायो में मैं एक लिंक अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ये PDF मिल सकती है। आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और हाँ, मैं ये यकीन दिलाना चाहूँगा मैं आपको कि अगर आप इस PDF से नोट्स बनाते तो आपके लगभग जो, जैसे कि सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में है, या फिर UGC नेट से संबंधित, या फिर JNU से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो आयोजित की जाती है, उनमें लगभग आपको इस PDF से जो मैं प्रश्न डालूंगा उससे लगभग आपको बहुत से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर विजिट करें और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। विद्यापति की पदावली, अब 16 क्वेश्चन है कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ये प्रश्न विद्यापति से संबंधित है। तो सबसे पहले मराठी, क्योंकि विद्यापति उत्तरी भारत के थे। सबसे पहले ये बात है उत्तर भारत के पूर्वी, ठीक है। मैथिली भाषा जो है लगभग बिहार है, इस साइड में बोली जाती है, तो उत्तर भारत का पूर्वी भाग है, ठीक है। तो देखिए, अब उड़िया, ये तो सवाल, ये तो ऑप्शन तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है। अब रही बात बंगला की और बिहारी और उड़िया की, ठीक है। तो इसका आंसर है बंगला, क्योंकि बंगला के बहुत से कवि जो है वो विद्यापति को अपनी ओर ले जाते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। विद्यापति मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा से प्रभावित है, ठीक है। विद्यापति शैव थे, ठीक है। इनका शैव संप्रदाय से संबंध था, ठीक है। विद्यापति द्वारा जो रचित रचनाएं, जैसे कि संस्कृत में है इनकी, संस्कृत, अवट और मैथिली में, इन 3 भाषाओं में इनकी रचना देखी जा सकती है। जैसे कि शैव सर्वसुसार इनकी संस्कृत रचना है, गंग वाक्यावली इनकी संस्कृत रचना है, भू परिक्रमा इनकी संस्कृत रचना है, दान वाक्यावली, विभागसार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी और कीर्ति लता और कीर्ति पताका जो इनकी रचना है, ये एक अवट से संबंधित रचना है, ठीक है। और पदावली और गोरक्ष विजय जो है ये इनकी मैथिली से संबंधित है, ठीक है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, जो मैंने पहले आपको आगे बता दिया है। और हजारी प्रसाद जी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि, ठीक है। विद्यापति की कीर्ति लता की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भृंगभंगी संवाद में माना है, ठीक है। 17वां प्रश्न देखते हैं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह किसका मत है? तो यह मत जो है ये रामचंद्र शुक्ल का है। अब देखिए, ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 RPSC द्वारा जो आयोजित परीक्षा उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रवृत्तियाँ पता होनी चाहिए किसी भी काल की। जैसे कि आपको अगर आदिकाल में नाथों, सिद्धों की अगर प्रवृत्तियाँ नहीं पता तो आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है।
तो प्रवृत्तियाँ, अगर आपको प्रवृत्तियाँ होनी चाहिए कि इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्यों शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं माना। तो उनका कहा, तो रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों, नाथों और योगियों की जो रचनाएं तांत्रिक विधा, योग साधना, आत्मनिग्रह, भीतरी चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। ठीक है, इनका मानना है कि जो सिद्धों और जो नाथों की रचनाएं वो सांप्रदायिक शिक्षा देते हैं, ये समाज के कल्याण से संबंधित शिक्षा नहीं दे रही है। ठीक है, ये धर्म से संबंधित, आत्मनिग्रह, खुद को ध्यान में लगाने से संबंधित शिक्षा, इसलिए इन्हें साहित्य की कोटि के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का प्रधान लक्ष्य जो माना है वो मनुष्य को माना है। ठीक है, तो इसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो रचनाएं समाज का जो कल्याण नहीं कर सकती उन्हें हम साहित्य के अंदर कैसे मान सकते हैं। ठीक है, ये स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, जीवन की सब। ठीक है, जिनका जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य की कोटि के अंदर, शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जैसे कि ज्योतिष आयुर्वेद की ग्रंथ है। ये कथन इंपॉर्टेंट है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, अब 18वां सवाल देखते हैं, कुवलयमाल कथा के लेखक कौन है? ठीक है, तो कुवलयमाल कथा के लेखक उद्योतन सूरी है। कुवलयमाल कथा के लेखक उद्योतन सूरी है। यह रचना जालोर में लिखी गई। ये रचना जो है जालोर में लिखी गई। ठीक है, जो इस रचना जालोर में रहकर 1878 में के आसपास लिखी। ये एक प्राकृत ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ये एक प्राकृत ग्रंथ है। इसी प्रकार जैसे कि धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रासा की रचना की, सोम प्रभ्र सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। सोम कौन है? कुमार है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सोम कौन है? सोम कौन है? कुमार है। ठीक, सोम का पान कौन करता है? तो कुमार करता है। ठीक है, मुनिजन विजय ने शालिभद्र सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि मुनिजन विजय ने हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य किसे माना है? तो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, इस रचना का उल्लेख भी आपने पीछे देखा है। ठीक है, अब ये देखिए, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया? तो इसका आंसर है सिद्ध साहित्य, महासुख। ठीक है, महासुख में हम देखेंगे कि महासुख में पंच मकार का उल्लेख है, जैसे कि मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य में सिद्धों की दुष्प्रवृत्तियां पंच मकार में दुष्प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए सिद्धों की विशेषताएं क्या है? जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुरु महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबर, पाखंडों की कटु आलोचना करना और रहस्यात्मक अनुभूति और जन भाषा। तो ये सिद्धों की विशेषताएं कह सकते हैं या फिर इन्हें प्रवृत्तियां कह सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए एक और फैक्ट है, ज्योतिश्वर ठाकुर ने किसकी रचना की? तो वर्ण रत्नाकर। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई है, तो इन्होंने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और इन्हें व्याकरण में पारंगत माना है। ठीक है, तो दुहा एवं तोमर के रचयिता है नहीं। ठीक है, केवल कवित के रचयिता। इन्होंने बहुत से छंद लिखे। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि, पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य। ठीक है, ये व्याकरण में पारंगत है। छप्पय इनका निजी छंद है, मतलब छप्पय इनका पर्सनल, इन्होंने खुद बनाया था। ठीक है, शिव सिंह सहगल ने चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा गाया। तो ये देखिए एक और सवाल यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलहण ने पूछी। ये भी किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अब ये जो 5 क्वेश्चन है यहाँ से 21 से लेकर 25 तक, ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखें तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल किसने नाम दिया? ठीक है, तो जिसका आधार काल नाम दिया डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि जैसे कि चारण काल किसने कहा आदिकाल को? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। बीज पवन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्याय ने। वीर काल, ये इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वीर गाथा काल एवं वीर काल। तो वीर काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने 1938 का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के अंदर आदिकाल आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने 1940 में इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। 1951 और 1952 में हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल
इस प्रकार इनकी जो रचना है 1940-51-52 में जो रचित है। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी, ठीक है, और जय काल रमाशंकर शुक्ल रसायन, ठीक है। अब इसमें हमें असंगत 22वां प्रश्न है, उसमें कुछ पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और हमें असंगत विकल्प को ढूंढना है, ठीक है। तो असंगत विकल्प का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, ये सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये गलत है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है जो 1938 में लिखा गया, ठीक है। अब देखते हैं और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी विकल्प इस प्रश्न में जो रामकुमार वर्मा ने 1938 में, ठीक है, इसमें प्रश्न जो गलत है वो ये गलत है। इसमें कथन जो गलत है वो श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास जो है ये विकल्प गलत है, ठीक है, क्योंकि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है जो लगभग 1942 में लिखी गई, ठीक है। तो ये देखिए हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, ठीक है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसमें आधुनिक काल से संबंधित है, नहीं सॉरी 1965 में लिखा गया ये। अब देखते हैं हम आगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार से संबंधित प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय क्या है, क्या माना है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है, 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है। और आदिकाल को इन्होंने वीर गाथा काल। तो रामचंद्र शुक्ल से संबंधित एक प्रश्न उठता है कि इन्होंने कालों का दोहरा नामकरण किया, ठीक है, एक नाम के साथ साथ दूसरा नाम भी लिखा। और मिश्र बंधुओं ने एक काल के 2 विभाजन किए। ये जो पॉइंट है वो मिश्र बंधुओं से जुड़ता है, ठीक है। तो आदिकाल का इन्होंने 1050 से 1375 तक, पूर्व मध्यकाल 1375 से 1700 विक्रम तक, उत्तर मध्यकाल जिन्होंने रीतिकाल का 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, और आधुनिक काल जो है वो 1900 से 1984 तक, ठीक है। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के आदिकाल नाम है। अब इसी प्रकार देखिए जॉर्ज चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल ये हमने ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? ठीक है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने दिया, ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा। जब जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया, सबसे पहले काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, उसमें रीति काव्य नाम दिया, ठीक है। इस रीति काव्य को नाम बनाकर, आधार बनाकर ही रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का नाम रीति काल रखा, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल रखा, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल रखा, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल रखा, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा श्रृंगार काल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 प्रश्न जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में आपको 26 से लेकर 50 तक मैं ऐसे ही प्रश्नों का संकलन लेके आऊँगा जो किसी न किसी परीक्षा में, जैसे कि यूजीसी के द्वारा यूपी पीजीटी, या फिर फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या एपी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो परीक्षा है, या फिर राज्य की जो हिंदी भाषी राज्य है उसमें आयोजित परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनकी व्याख्या के साथ मैं आपके सामने प्रश्न लेकर उपस्थित रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, हो सकता है कि मैंने कहीं वीडियो बनाते समय या फिर आपको समझाते समय शब्दों का दोहराव किया है, या फिर कहीं एक आधा गलत आंसर भी बताया है, या फिर मैंने उसमें दोबारा सुधार किया, तो